हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं रोटेशनल डायनेमिक्स का पार्ट 9। लास्ट मेरे वीडियोज़ में आपने देखा था कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और उसके एप्लीकेशंस। आज हम देखने वाले हैं कि रोलिंग मोशन यानी क्या है और उसका इक्वेशन भी, डेरिवेशन भी देखेंगे। रोलिंग मोशन, प्योरली रोलिंग मोशन देखेंगे। ठीक है, तो जो मेरे आज तक जो हुआ है वो मेरे बाकी पूरे 1 to 8 वीडियोज़ में आपको मिलेगा, तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आज ये पार्ट 9 में अपना ये लेसन कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो देखेंगे, पहले देखेंगे दो एग्जांपल बचे थे अपने 1.8 और 1.9, उसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद में रोलिंग मोशन करके लास्ट जो टॉपिक है वो देखेंगे। ठीक है, तो देखो ये एग्जांपल है। फर्स्ट मैं रीड करती हूँ इसको, आप भी ध्यानपूर्वक देखिएगा। अ स्पेरिकल वाटर बलून इज रिवॉल्विंग एट 60 RPM. In the course of time, 48.8% of its water leaks out. With what frequency will the remaining balloon revolve now? Neglect all non-conservative forces. अब समझ लेते हैं ये एग्जाम्पल को। क्या लिया है, एक वाटर बलून लिया है और वो कैसा है, स्पेरिकल है। ठीक है, इट इज़ रिवॉल्विंग एट 60 RPM। 60 RPM, RPM मीन्स रिवॉल्यूशन पर मिनट, मीन्स ये फ्रीक्वेंसी है n इज इक्वल टू 60 RPM। ये स्पीड से वो रिवॉल्व होता है, तो 60 RPM है। ठीक है, तो इन द कोर्स ऑफ टाइम 48.8% ऑफ इट्स वाटर लीक्स आउट। तो उसका कितना वाटर लीक होता है, तो 48.8%। तो यानी ये क्या हो गया, 48.8% यानी इसका मास हो गया। सपोज ओरिजिनल मास उसका m है, m1 है। इट इज़ सपोज 100 है, अगर सपोज 100% है उसका ओरिजिनल मास, तो अब लीक होने के बाद में इट बिकम्स 48 पॉइंट, यानी 100 में से 48 पॉइंट, ये 100 पहले ओरिजिनल था, तो अब क्या हो गया उसका, ये जो मास है वो इट बिकम्स 100 माइनस 48.8%, इतना लीक हो गया। यानी वी गेट 51.2%, इतना उसका फाइनल मास हो गया है। ठीक है, विथ व्हाट फ्रीक्वेंसी विल द रिमेनिंग बलून रिवॉल्व नाउ। तो अब कौन से फ्रीक्वेंसी से वो रिवॉल्व करेगा, यानी ये थी n1 फ्रीक्वेंसी, अब वी हैव टू कैलकुलेट n2 फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब कौन से, अगर ये इतना मास होता है तो कौन से फ्रीक्वेंसी से वो रिवॉल्व होगा। ठीक है, निगलेक्ट ऑल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब नॉन कंजर्वेटिव यानी क्या है वो देखेंगे। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में है फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये फोर्सेस क्या करते हैं, दे टेक्स एनर्जी अवे फ्रॉम द सिस्टम। ओके, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस समझ में आया ना। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस मीन्स उसका एग्जांपल अगर देखो तो क्या है, फ्रिक्शन है और एयर रेजिस्टेंसेस। एंड ये फोर्सेस क्या करते हैं, दिस फोर्सेस टेक्स एनर्जी अवे फ्रॉम द सिस्टम। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। ये गिवन डाटा लिखा है। ठीक है, अभी यहाँ पे 60 RPM है, इसको चेंज करेंगे RPS में, कन्वर्ट करेंगे RPS, यानी 60/60 इट इज़ इक्वल टू 1 RPS। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे मास है। अब सपोज इफ़ V इज़ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, अगर मास है आपके पास में और सपोज V इज़ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, ये फॉर्मूला रहता है, मास अपॉन डेंसिटी। अब बुक में ये डायरेक्टली करके दिया है, ये स्टेप्स उन्होंने ली नहीं है, तो आप प्लीज़ इसको आपके बुक में सॉल्व करके रखिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। डायरेक्ट स्टेप्स उसकी आप बुक में अगर सॉल्व एग्जांपल देखोगे तो डायरेक्ट स्टेप्स उसमें दी है। ठीक है, तो वो कैसे आया है वो मैं आपको बताती हूँ। वॉल्यूम इज इक्वल टू मास इंटू डेंसिटी है, तो वॉल्यूम सपोज V इज़ द वॉल्यूम एंड मास इज सपोज m, देन डेंसिटी क्या रहती है स्फीयर की, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी, इट इज़ 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो ये V1 आपको मिल गया है। सपोज V1 मैं V1 इज इक्वल टू m1 लिखती हूँ, यहाँ पे मास m1 है, 4/3 पाई r क्यूब। ओके, देन
V2 की वैल्यू लिखेंगे, V2 इज इक्वल टू M2 अपॉन 4/3 पाई R2 क्यूब, सॉरी यहाँ पे R1 क्यूब लिखना था, यहाँ पे R2 क्यूब। ओके, तो अब V1 अपॉन V2 क्या आएगा, V1 अपॉन V2 इट इज़ इक्वल टू, ये बन गया 3M1 अपॉन 4 पाई R1 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई R2 क्यूब डिवाइडेड बाय 3M2, यानी आपको मिलता है 4 पाई कैंसल, 3 कैंसल, वी गेट V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू, ये हो गया M1 अपॉन M2 और मल्टीप्लाइड बाय R2 अपॉन R1 क्यूब। ठीक है, तो यानी वी गेट V1, अब ये इसको R1 अपॉन R2 की टर्म को अगर बाहर दूसरे साइड भेज दिया तो वी गेट M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 ब्रैकेट क्यूब। ठीक है, तो ये मिलता है, ये डायरेक्टली बुक में यहाँ से चालू हो जाता है एग्जाम्पल। तो ये कैसे आ गया आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये हो गया R1 अपॉन R2 क्यूब, M1 अपॉन M2, ये और ये 1 अपॉन 3 आता है। ठीक है, क्यूब नहीं होगा, ये R1 अपॉन R2 रेस्ट टू द पावर 1/3 बुक में यहाँ से स्टार्ट हो जाता। तो कैसा स्टार्ट कैसे लिख आया ये इक्वेशन आपको समझ में आया होगा। आप फटाफट उसको लिख लीजिएगा और नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 रेस्ट टू द पावर 1/3। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर स्टार, ये बहुत इम्पोर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, तो समझ में आया। अब नेक्स्ट देखेंगे, अब इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। तो अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि M1 की वैल्यू 100 है, M2 की वैल्यू 51.2% है। ठीक है, यानी अब आपको M1 अपॉन M2 मिल गया है। अब व्हाट इज़ R1 अपॉन R2, R1 की वैल्यू 1 है। ठीक है, M1 अपॉन M2 तो आपको मिल गया, M1 अपॉन M2 आप इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हो। देखो अब R1 अपॉन R2 को भी कैलकुलेट करेंगे बाद में, तो यहाँ पे सिर्फ सब्सटीट्यूशन करना है। ठीक है, M1 अपॉन M2, M1 इज़ 100 एंड M2 इज़ 51.2। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं सब्सटीट्यूशन करती हूँ, M1 अपॉन M2, तो M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू, इस ये निकाल लेंगे 100 अपॉन 51.2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.512। ठीक है, तो ये मिल गया आपको, तो इट इज़ इक्वल टू, अब क्या मिला है आपको, M1 अपॉन M2 इट इज़ इक्वल टू R1 अपॉन R2 ऐसे मिला था ना। ठीक है, तो M1 अपॉन M2, देखो एक मिनट, इसको फिर से मैं पीछे जाती हूँ। ये मिला था आपको M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 क्यूब मिला था। यहाँ पे इसको चेंज करते, एक मिनट आप देख लो ये बराबर है कि नहीं। M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 क्यूब, ये आपको मिला था। ठीक है, ये यहाँ पे क्यूब ही चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, क्यूब। हाँ, यहाँ पे होगा R1 अपॉन R2 क्यूब। तो इसके ऊपर से अब M1 अपॉन M2, ये थोड़ा सा जल्दी में ये हो गया, M1 अपॉन M2, अगर इसको अगर 1/3 पावर दे दी तो इट इज़ इक्वल टू R1 अपॉन R2। ये इक्वेशन आपको मिलता है। दिस इज़ अवर इक्वेशन नंबर स्टार। सॉरी, तो ये थोड़ा सा जल्दी में कैलकुलेशन का ये है, आप ध्यान रखो। ठीक है, ओके, तो समझ में आया। उसके बाद में यहाँ पे M1 अपॉन M2, तो इसका पावर था रेस्ट टू द पावर 1/3 है ना। तो M1 अपॉन M2 का पावर 1/3 अगर करते हो तो इट इज़ इक्वल टू
क्या मिला है आपको 1/0.512। अब फिर से पावर को शिफ्ट करेंगे, इट इज़ इक्वल टू m1/m2 इक्वल टू 1/0.512 रेज़ टू द पावर 3। ठीक है, तो इसका अगर आप इसका क्यूब निकालोगे वी गेट 1/0.8, दैट इज इट इज़ इक्वल टू 1.25। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ m1/m2 की आपको वैल्यू मिल गई है। ठीक है, अब n1 दिया है आपको 1 RPS निकाला है, n1 इज इक्वल टू 1 RPS दिया है, तो n2 को निकालना है। अब सेकेंड स्टेप अपनी चालू हो जाती है। अब स्पीयर है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्पीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहता है, I इज इक्वल टू, ये निकाला है मैं लास्ट वीडियो आप देखो, 2/5 mr²। ठीक है, तो I1 I2 उसकी भी वैल्यू लिखेंगे। I1 के लिए क्या होगा, इट इज़ इक्वल टू 2/5 m1 r1 ये हो गया I1, और I2 क्या आएगा, I2 इज इक्वल टू 2/5 m2 r2²। तो I1/I2 करते हैं अभी, I1/I2 इट इज़ इक्वल टू क्या मिलता है, अगर आप इसको डिवाइड करोगे 2/5 mr1² मल्टीप्लाइड बाय m1 r1² मल्टीप्लाइड बाय 5/2 m2 r2²। ठीक है, तो 2 कैंसल, 5 कैंसल, वी गेट I1/I2 इज इक्वल टू m1/m2, ये हो गया इंटू ब्रैकेट r1/r2²। ओके, तो अभी r1/r2 की वैल्यू देखी है आपने, यहाँ पे r1/r2 को ही क्या बोला है, इट इज़ इक्वल टू m1/m2 ब्रैकेट रेज़ टू द पावर 1/3। ठीक है, तो वही उसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। क्या आता है कि m1/m2 की जगह अब क्या r1/r2² है, तो यहाँ पे क्या लिखती हूँ, इट इज़ इक्वल टू m1/m2 इंटू ब्रैकेट r1/r2 है, तो ये r1/r2 न लिखते हुए अब क्या लिखेंगे, इसको अगेन m1/m2 रेज़ टू द पावर 1/3, और ये स्क्वायर है यहाँ पे, तो अगेन इट इज़ रेज़ टू द पावर 2। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी एंड थोड़ा सा कैलकुलेटिव ये प्रॉब्लम है, आप ध्यान से देखो। अगर मेरी कुछ गलती हो गई हो तो आप भी उसको देखो और सुधारो। ठीक है, तो समझ में आया यहाँ तक। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, इट इज़ इक्वल टू अब m1/m2। अब पावर्स कैसे होंगे, ये रेज़ टू द पावर 1 है और ये 2/3 हो जाएगा। ठीक है, ये पावर मल्टीप्लिकेशन के बाद में 2/3 हो जाएगा, यानी 1 + 2/3 ऐसी इसकी ये पावर आ जाएगी, 1 + 2/3। ठीक है, 1 + 2/3 कैसे आया, समझ में आया ना, ये इसका 1 और ये ऐसा a रेज़ टू द पावर b और a रेज़ टू द पावर c, तो क्या आता है a रेज़ टू द पावर b + c। सेम यही फॉर्मूला यूज़ हुआ है यहाँ पे। तो क्या मिल गया आपको, m1/m2 इज इक्वल m1/m2 रेज़ टू द पावर 1 + 2/3 ये मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे लिखती हूँ, m1/m2 रेज़ टू द पावर, फिर से लिखती हूँ क्या मिला था आपको, I इज इक्वल टू I1/I2 इज इक्वल टू m1/m2 रेज़ टू द पावर 1 + 2/3, यानी इट बिकम्स 5/3। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर हैश, इसको हैश बोलेंगे। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर में शॉर्टली लिखती हूँ, एंगुलर मोमेंटम क्या है, I1ω1 इज इक्वल टू I2ω2। ठीक है, तो अब I1 ओमेगा आपको मालूम है, ओमेगा इज इक्वल टू 2πn रहता है, ओमेगा की वैल्यू आप 2πn डाल सकते हो। ठीक है, तो यही पुट करना है, I1 2πn1
इसके लिए, और I2 2 पाई N2 सब्सटीट्यूट करेंगे। सो I1 अपॉन I2 अगेन इसका भी निकालेंगे। I1 अपॉन I2 इट इज़ इक्वल टू क्या आएगा, 2 पाई N2 अपॉन 2 पाई N1। सो N2 इज इक्वल टू I1 अपॉन I2 N1। ठीक है, तो ये पुट करेंगे इक्वेशन नंबर हैश में। पुट इन इक्वेशन हैश, आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये इक्वेशन में इसको पुट करेंगे, क्या मिलता है देखो, तो वी गेट N2, ये इक्वेशन I1 अपॉन I2 की वैल्यू पुट करो तो N2 अपॉन N1 सॉरी N2 इज इक्वल टू क्या, I1 अपॉन I2 था ना, तो N2 इज इक्वल टू I1 अपॉन I2 इज M1 अपॉन M2 रेज टू द पावर 5/3। सो M1 अपॉन M2 रेज टू द पावर 5/3 N1। ठीक है, तो इसको N2 इज इक्वल टू, अब ऐसा लिखती हूँ, M1 अपॉन M2 रेज टू द पावर 1/3 रेज टू द पावर 5 N1। ठीक है, N1 की वैल्यू क्या थी, 1 RPS थी। ठीक है, तो इसको ये वैल्यू भी निकाली है फर्स्ट स्लाइड में, देखो M1 अपॉन M2 रेज टू द पावर 1/3, इसकी वैल्यू क्या है, M1 अपॉन M2 रेज टू द पावर 1/3, इट इज़ R1 अपॉन R2, आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये वैल्यू लिखनी है R1 अपॉन R2, और N1 की वैल्यू क्या है, इट इज़ 1 RPS। दोनों को भी सब्सटीट्यूट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों को भी M1 अपॉन M2 अब रेज टू द पावर 1/3 की वैल्यू मिल गई है 1.25 रेज टू द पावर 5, और N1 इज़ 1, तो इट इज़ इक्वल टू N2 की वैल्यू आपको मिलती है कैलकुलेशंस के बाद में 3.052 RPS। ठीक है, तो N2 की वैल्यू, यही फाइनल आंसर है, 3.052 RPS। दिस इज़ अवर फाइनल आंसर। तो इस प्रकार से, ये थोड़ा सा लेंदी एग्जाम्पल था, तो इस प्रकार से उसको सॉल्व करना है। समझ में आया ना आपको? आप इसको फटाफट इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या मेरे साथ आप कृपया प्रॉब्लम को भी सॉल्व करो, यानी आपको थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल 1.9 वाला। सीलिंग, मैं पहले रीड करती हूँ। A ceiling fan having moment of inertia 2 kg/m² attains its maximum frequency of 60 RPM in 2 pi seconds. Calculate its power rating. ठीक है, सीलिंग फैन का एग्जाम्पल है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, गिवन में लिखती हूँ I इज इक्वल टू 2 kg/m²। ठीक है, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका दिया है। अटेंड्स इट्स मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ 60 RPM। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अटेंड करता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी ही दी है, N इज इक्वल टू 60 RPM। 60 RPM है, तो इसको फिर से RPS में कन्वर्ट करो। 60 अपॉन 60 इज इक्वल टू 1 RPS, N की वैल्यू। ठीक है, इन 2 पाई सेकंड्स, 2 पाई सेकंड में वो 1 RPS लेता है। ये है टाइम इज इक्वल टू 2 पाई सेकंड्स। ठीक है, कैलकुलेट इट्स पावर रेटिंग, पावर रेटिंग को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब पावर रेटिंग का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। पावर इज़ ऑलवेज इक्वल टू, अगर ट्रांसलेशनल मोशन को कंसिडर किया, अगर ट्रांसलेशनल मोशन में पावर की वैल्यू क्या रहती है, पावर इज़ इक्वल टू, इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, तो वही रोटेशनल मोशन में फॉर्मूला क्या होगा, रोटेशनल मोशन में पावर का फॉर्मूला होगा, पावर इज इक्वल टू फोर्स की जगह आएगा टॉर्क। ठीक है, एनालॉगस क्वांटिटी कौन सी है, टॉर्क है, और लीनियर वेलोसिटी की जगह क्या आएगा, एंगुलर वेलोसिटी। दैट इज इट इज इक्वल टू टॉ इनटू एंगुलर वेलोसिटी, टॉ इनटू ओमेगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन पावर का आएगा, तो वही इसको यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। तो ओरिजिनल एंगुलर वेलोसिटी क्या है, सपोज ओरिजिनल स्टार्ट होता है फैन और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी उसकी 60 RPM है, ऐसा बोला है। तो ओरिजिनली यानी ओरिजिनल एंगुलर वेलोसिटी इट इज़ स्टार्ट होने के टाइम 0 रहती है। ठीक है,
तो और फिर फाइनल क्या रहेगी, ओमेगा रहेगी, ठीक है। तो ओमेगा इज इक्वल टू, आपको मालूम है, इट इज़ इक्वल टू 2πn। अब इसको सब्सटीट्यूट करेंगे, 2π और n की वैल्यू है 1, दैट इज़ इट इज़ इक्वल टू 2π रेडियन, ये आएगा आपके रेडियन पर सेकंड, ये आ गया आपका ओमेगा, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू ये आ गई। तो इसके ऊपर से अब आपको ये मिलेगा, अब टॉ निकालना है ना, टॉ इज इक्वल टू क्या रहता है, टॉ को सब्सटीट्यूट करना है। टॉ की वैल्यू तो यहाँ पे दी नहीं है, ओमेगा की वैल्यू निकाल ली है, तो टॉ की वैल्यू क्या है, टॉ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फ़ा से कर सकते हो टॉ को, क्योंकि आई आपको दिया है और अल्फ़ा की वैल्यू आप ओमेगा से इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू कैसे निकालेंगे फ्रॉम ओमेगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा 0 अपॉन टी, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू डालो, ओमेगा इज़ 2 कितना निकाला है, 2π माइनस ओमेगा 0 इज 0 अपॉन 2π, इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। अब ओमेगा हो गया, अल्फ़ा हो गया, आई भी मिल गया है, तो पावर की वैल्यू क्या आएगी, पावर इज़ इक्वल टू आई अल्फ़ा ओमेगा, ऐसा हो गया ना। तो उसकी सबकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। देखो अब पावर इज इक्वल टू, मैंने जैसे बोला था, पावर इज इक्वल टू क्या है, पावर इज इक्वल टू टॉ इंटू ओमेगा, ऐसा है। और टॉ को कैसे कन्वर्ट किया है, टॉ इज इक्वल टू क्या रहता है, आई अल्फ़ा। ये सब के इक्वेशंस देखे लास्ट वीडियो मेरे, देखिए आई अल्फ़ा इंटू ओमेगा। तो आई अल्फ़ा की वैल्यू निकाली, अभी क्या है आई अल्फ़ा की वैल्यू, देखो आई अल्फ़ा इज़ इक्वल टू, आई अल्फ़ा इज़ 1 रेडियन पर सेकंड एंड ओमेगा इज़ 2π रेडियन पर सेकंड, ठीक है। तो आई अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। आई अल्फ़ा यानी आई की वैल्यू है 2 और अल्फ़ा की वैल्यू 1 और ओमेगा की वैल्यू है 4। ओमेगा की वैल्यू कितनी निकाली है, इट इज़ 2π, ओमेगा की वैल्यू है 2π, इट इज़ 4π। देखो ओमेगा की वैल्यू एक बार देख लेते हैं, ओमेगा की वैल्यू है 2π, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, 2π इंटू 1 इट इज़ इक्वल टू 2π रेडियन, ठीक है। ये मिल गई है आपको, ओमेगा की वैल्यू मिल गई है, ठीक है। और आई अल्फ़ा की वैल्यू आपको दी है, आई इज़ 2, ये यहाँ पे दी है, 2 इंटू अल्फ़ा इज़ 1, 2 इंटू 1 इंटू 2π, ऐसा आएगा वो, ठीक है। 2 इंटू 1 इंटू 2π, दैट इज़ इट इज़ इक्वल टू 4π। और इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर अब 4 इंटू 3.14 यानी कितना आएगा, ये इतना 12.56 आपकी पावर आएगी। पावर इज इक्वल टू 12.56 वैट। एक अब ये है आपका एग्जाम्पल। अब आपको बुक में अलग दिखाई दे रहा है, क्योंकि बुक में क्या किया है कि आपको जो 2π है वो 2π ओमेगा की वैल्यू जो है, आप उसमें वहाँ पे देखिएगा, शायद से वहाँ पे ये होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, आप उसको सॉल्व करो। अगर आपके कोई टीचर है उसको भी पूछो, पर मेरे हिसाब से यही बराबर है, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली 2π से मल्टीप्लाई किया है। तो आप उसको ज़रा देखो, तो ये अगर उसमें कुछ चेंजेस हो जाएंगे तो मैं आपको बताऊँगी, पर यही मेरे हिसाब से तो यही राइट है, ठीक है। ओके, तो अभी नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, नया टॉपिक है रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन का टॉपिक देखेंगे। रोलिंग, अब आपने देखा है कि अगर एक सपोज़ आपने पेंसिल ली है, वो क्या है, एक प्रकार का सिलेंडर ही है, और अगर एक स्लैंटिंग सरफेस से आपने, छोटे बच्चे खेलते हैं, अगर वो जो पेंसिल है अगर आपने रोल की है तो वो क्या परफॉर्म करेंगी, वो ट्रांसलेशनल मोशन भी परफॉर्म करेगी, और वो खुद के यानी खुद के अलोंग रोटेशनल मोशन भी परफॉर्म करती है, ठीक है। तो यानी सर्कुलर मोशन भी परफॉर्म करती है, ठीक है। तो ये क्या है, रोटेशनल नहीं, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है। अगर आप करके देखो, एक पेंसिल लो और उसको रोल करो तो स्लैंटिंग सरफेस पे, तो आपको दिखाई देगा कि वो कौन से दो मोशन परफॉर्म करती है। तो फर्स्ट मोशन वो परफॉर्म करेगी सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन,
सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगी, और सेकंड वो परफॉर्म करेगी ट्रांसलेशनल मोशन, क्योंकि वो सीधे लाइन पे जाने वाली है। ट्रांसलेशनल बोलो या आप उसको लीनियर मोशन भी बोल सकते हो, लीनियर मोशन, ठीक है, लीनियर मोशन बोल सकते हो। दैट इज़ इट इज़ दिस रोलिंग मोशन, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन, किसका कॉम्बिनेशन है, सर्कुलर मोशन और लीनियर मोशन साइमल्टेनियसली होता है, ठीक है, सर्कुलर मोशन भी होता है और लीनियर मोशन भी होता है। दैट इज़ इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशन, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है, रोलिंग मोशन के लिए कौन से ऑब्जेक्ट चाहिए, तो फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट्स कौन से ऑब्जेक्ट परफॉर्म करते हैं रोलिंग मोशन, तो ऑब्जेक्ट लाइक सिलेंडर, पहला तो सिलेंडर है, ठीक है, देन स्पीयर, व्हील्स, these are the rolling these object performs the rolling motion, ठीक है। तो ये समझ में आया क्या कि अब सर्कुलर मोशन कैसा परफॉर्म करेगा और ये रोटेशनल लीनियर मोशन कैसा परफॉर्म करेगा वो देखते हैं। तो ये समझ में आया, रोलिंग मोशन इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशन साइमल्टेनियसली। कौन से दो मोशन है, तो फर्स्ट वन इज़ सर्कुलर मोशन एंड सेकंड वन इज़ लीनियर मोशन, ठीक है। तो अब ये सर्कुलर मोशन कैसे होता है वो देखेंगे, और ये जो लीनियर मोशन है वो कैसा होता है वो देखेंगे, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन कैसा होता है, तो फर्स्ट जो मोशन है इट इज़ नोन एज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन कैसा होता है, तो बॉडी परफॉर्म करती है सर्कुलर मोशन अबाउट its own symmetric axis, its own symmetric, यानी बीचों बीच से जो एक्सिस जाता है, सिमेट्रिक एक्सिस, ठीक है। अगर ये आपने पेंसिल अगर रोल कर रहे हो तो ये जो सिमेट्रिकल एक्सिस है, तो यानी दो पार्ट इक्वल पार्ट होते हैं जो एक्सिस की वजह से, दैट एक्सिस इज़ नोन एज सिमेट्रिक एक्सिस, ठीक है। तो इसके अलोंग सर्कुलर मोशन करेगा, यानी सर्कुलर मोशन ऑफ द बॉडी कहा होता है अबाउट इट्स ओन सिमेट्रिक एक्सिस, ठीक है। और सेकेंडली लीनियर मोशन होता है ना, तो लीनियर मोशन ऑफ द बॉडी, दैट इज़ ऐसा कंसिडर करो कि इट इज़ कॉन्सनट्रेटेड एट इट्स सेंटर ऑफ मास। लीनियर मोशन कहाँ कॉन्सनट्रेट होता है, कॉन्सनट्रेटेड एट इट्स सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट 11th में आपका हो गया है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास यानी ऐसा बोल सकते हो आप कि ये जो सेंटर ऑफ मास है, CM सेंटर ऑफ मास, ये क्या परफॉर्म कर रहा है, इट परफॉर्म्स ट्रांसलेशनल मोशन। सेंटर ऑफ मास परफॉर्म्स ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है, समझ में आया। सर्कुलर मोशन है, लीनियर मोशन, रोलिंग मोशन में दो मोशन, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशन साइमल्टेनियसली। फर्स्ट वन इज़ नोन एज सर्कुलर मोशन, सेकंड वन इज़ नोन एज लीनियर मोशन। सर्कुलर मोशन कैसे हो रहा है, ऑब्जेक्ट का अबाउट इट्स ओन सिमेट्रिकल एक्सिस, ठीक है। और लीनियर मोशन कैसे हो रहा है, इट इज़ कॉन्सनट्रेटेड एट इट्स सेंटर ऑफ मास। दैट इज सेंटर ऑफ मास क्या परफॉर्म कर रहा है, इट परफॉर्म्स ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो अगर दो टाइप के मोशन है, तो सो ऑब्जेक्ट पजेसेस टू टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। दो मोशन है तो ऑब्जेक्ट को टू टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जीज रहेगी, टू टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जीज। फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी है, लीनियर मोशन हो रहा है या ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है, तो फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी है KE ट्रांसलेशनल, और शॉर्ट में लिखती हूँ। और दूसरी काइनेटिक एनर्जी है रोलिंग मोशन में, दूसरा ये क्या हो रहा है, रोटेशनल सर्कुलर मोशन भी हो रहा है, तो वी से दैट इट इज़ अ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। दो टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी समझ में आया कि ऑब्जेक्ट पजेसेस टू टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। फर्स्ट वन इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और सेकंड वन इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट की क्या रहेगी, टोटल KE इज इक्वल टू KE ट्रांसलेशनल प्लस KE रोटेशनल,
ठीक है, शॉर्ट में लिखा है मैंने ट्रांसलेशनल रोटेशनल को। ये समझ में आया, ये इम्पोर्टेंट इक्वेशन है। टोटल काइनेटिक एनर्जी कैसी रहेगी, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ और इट इज़ द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। ठीक है, तो अभी टोटल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालेंगे कि व्हाट इज़ द टोटल काइनेटिक एनर्जी, इसका इक्वेशन निकालेंगे। यानी ये क्या फाइंड कर रहे हैं रोलिंग मोशन में, अभी टोटल काइनेटिक एनर्जी पजेसेस बाय द बॉडी परफॉर्म कर, बॉडी इसका इक्वेशन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसको मैं इरेज करती हूँ, आप फटाफट इसको लिख लीजिएगा या आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। तो देखो कैसा आएगा कि कंसिडर करना है आई जो है इट इज सपोज इट इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोलिंग ऑब्जेक्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोलिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, और सपोज v इज़ लीनियर स्पीड है, v इज़ लीनियर स्पीड है। ठीक है, क्योंकि ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है ना, तो r इज़ रेडियस ऑफ द बॉडी। सपोज r क्या है, इट इज़ रेडियस ऑफ बॉडी। और ओमेगा क्या है, ओमेगा इज़ एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ बॉडी, एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ बॉडी। ठीक है, और आपको मालूम है ओमेगा और लीनियर वेलोसिटी में क्या कॉम्बिनेशन है, ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन r। ठीक है, और आई भी आपको मालूम है, इफ़ m इज़ मास ऑफ बॉडी, m क्या है, मास ऑफ बॉडी है, और k इज़ रेडियस ऑफ गायरेशन। ये सब आपको लास्ट मेरे वीडियो लेक्चर में आपको दिखाई देगा, मिलेगा। ये रेडियस ऑफ गायरेशन यानी क्या, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो I की वैल्यू क्या रहती है, I इज इक्वल टू एम के स्क्वेयर। ठीक है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कैसे रहेगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी इट इज़ द सम ऑफ ट्रांसलेशनल के ई, अभी देखा आपने ट्रांसलेशनल के ई प्लस रोटेशनल के ई। अब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, सपोज टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कैपिटल ई, और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, हाफ एम वी स्क्वेयर प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर। ठीक है, तो ये मिल गया है। तो अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। हाफ एम वी स्क्वेयर, ई की वैल्यू क्या मिलती है, ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर प्लस हाफ आई की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। आई की वैल्यू क्या है, एम के स्क्वेयर, हाफ एम के स्क्वेयर, और ओमेगा की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो वी बाय आर, वी गेट वी बाय आर ब्रैकेट स्क्वेयर। ठीक है, तो वी गेट, डायरेक्ट अप लिखती हूँ, ई की वैल्यू क्या मिलती है, हाफ एम वी स्क्वेयर को कॉमन निकालेंगे, इसमें से है ही, यहाँ पे भी है एम वी स्क्वेयर, इट इज़ इक्वल टू 1 प्लस के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये किसका है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आया क्या किया है। ये आपको मालूम है टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वेयर और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर, है ना। तो और E इज इक्वल टू, अब क्यों आई यानी m इज़ एनालोगस क्वांटिटी टू I, और v इज़ लीनियर वेलोसिटी इन ट्रांसलेशनल मोशन, तो उसकी जगह क्या आएगा, ओमेगा इज़ द एंगुलर वेलोसिटी इन रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो E की वैल्यू हाफ एम वी स्क्वेयर प्लस हाफ I की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं एम के स्क्वेयर, और ओमेगा की वैल्यू v बाय आर। सो वी गेट E इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर इंटू ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर। ये क्या है, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आया। ये टोटल काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप राइटिंग प्रैक्टिस इसकी ज़रूर करिएगा, और ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है फॉर न्यूमेरिकल। ठीक है, E इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर इंटू ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर। ठीक है, तो अगर ये मोशन रोलिंग मोशन अगर प्योरली रोलिंग मोशन है, आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है कि रोलिंग मोशन होता है तो इनिशियली रोल होती है बॉडी, और आफ्टर दैट वो क्या होती है, स्लाइड हो जाती है, यानी घसरती है।
ठीक है। तो अगर प्योर रोलिंग मोशन चाहिए तो वहाँ पे किसकी आवश्यकता रहती है? स्टैटिक फ्रिक्शन की। ये स्टैटिक फ्रिक्शन भी 11th में हो गया है, आप देखो उसको, स्टैटिक फ्रिक्शन की थ्योरी। तो ये समझ में आया क्या कि अगर रोलिंग मोशन आपको चाहिए तो रोलिंग मोशन जब ऑब्जेक्ट का होता है तो इनिशियली प्योरली रोलिंग मोशन होता है, और उसके बाद में कुछ देर बाद क्या होता है, वो बॉडी क्या होती है, स्लाइडिंग हो जाती है, स्लाइड होती है, ठीक है। तो अब कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इसके देखेंगे, ठीक है। तो यही सब है, अभी मैंने जैसे बोला वही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको प्योर रोलिंग मोशन चाहिए, ठीक है, फॉर प्योर रोलिंग मोशन, ये याद रखिएगा, फॉर प्योर रोलिंग मोशन, अगर रोलिंग मोशन कैसा है, प्योर है, तो उसके लिए क्या चाहिए, किसकी आवश्यकता है? तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज़ नेसेसरी। स्टैटिक फ्रिक्शन, ये शॉर्ट नोट्स है, आप इसको डिटेल में बुक में से पढ़िएगा। फॉर प्योर रोलिंग मोशन किसकी आवश्यकता है? स्टैटिक फ्रिक्शन इज़ इसेंशियल, ठीक है। क्यों इसेंशियल है? बिकॉज इट प्रिवेंट स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट। मैंने जैसे बोला है कि पहले पहले वो रोलिंग करता है, तो स्लाइडिंग मोशन प्रिवेंट करता है, स्लाइड होने से बचाता है, ठीक है। मैंने जैसे बताया अभी कि पहले पहले रोलिंग करता है, फिर बाद में वो सीधे से स्लाइड हो जाता है ऑब्जेक्ट, तो वो प्रिवेंट करने के लिए वहाँ पे किसकी आवश्यकता है? स्टैटिक फ्रिक्शन की, ठीक है। फॉर प्रिवेंशन ऑफ स्लाइडिंग मोशन, स्लाइडिंग अगर प्रिवेंट करना है तो किसकी आवश्यकता है? स्टैटिक फ्रिक्शन की, ठीक है। और सेकेंडली क्या क्या रहता है कि बहुत बार अगर यही मैंने अभी बताया वही लिखना है कि इनिशियली ऑब्जेक्ट कैसा परफॉर्म करता है। इनिशियली देयर इज़ प्योर रोलिंग मोशन, इनिशियली देयर इज़ प्योर रोलिंग मोशन, ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स प्योर रोलिंग मोशन, और आफ्टर सम टाइम, और लेटर ऑन भी बोल सकते हो आप इसको, लेटर ऑन ये क्या करेगा? इट परफॉर्म्स स्लाइडिंग मोशन। कौन परफॉर्म करे? ऑब्जेक्ट। इनिशियली ऑब्जेक्ट परफॉर्म क्या करेगा? प्योर रोलिंग मोशन, देन आफ्टर दैट इट परफॉर्म्स स्लाइडिंग मोशन, ओके, ठीक है। तो अगर बॉल या एखादी स्पेरिकल ऑब्जेक्ट को आपने पुश कर दिया अलोंग द हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो इनिशियली इट स्लिप्स एंड आफ्टर सम डिस्टेंस इट स्टार्ट्स रोलिंग, ठीक है। तो ये भी आप याद रखो कि अगर ऑब्जेक्ट है, सपोज बॉल, ऑब्जेक्ट स्पेरिकल ऑब्जेक्ट, सपोज बॉल लाइक है, बॉल लाइक कुछ भी आप लिख सकते हो, तो ये क्या अगर ये स्लाइड अगर इसको एक हॉरिजॉन्टल सरफेस में, हॉरिजॉन्टल सरफेस कैसा है? हॉरिजॉन्टल है, अगर क्या कर दिया? पुश कर दिया, तो क्या होगा? ये पहले स्लिप होगा, इट स्लिप्स, ठीक है, फॉर सम डिस्टेंस, देन स्टार्ट्स रोलिंग, देन आप करके देखो, ये घर स्टार्ट्स रोलिंग, सरफेस कैसा चाहिए? हॉरिजॉन्टल के लिए, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आप ज़रूर याद रखिएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन की आवश्यकता क्यों है? प्योरली रोलिंग मोशन चाहिए, तो ये क्या प्रोवाइड करता है? स्लाइडिंग मोशन। ये याद रखिएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन एमसीक्यू में भी ये ऐसा आ सकता है, इसलिए मैं ये नोट लेती हूँ, ठीक है। और इनिशियली बॉडी क्या परफॉर्म करेगी? प्योरली रोलिंग मोशन, बट लेटर ऑन इट परफॉर्म्स द स्लाइडिंग मोशन, ठीक है। तो वैसे ऑब्जेक्ट, अगर बॉल लाइक ऑब्जेक्ट आपने लिया और हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उसको पुश कर दिया, तो पहले वो स्लिप होगा और उसके बाद में इट स्टार्ट्स द रोलिंग, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। उसके बाद में देखना है लीनियर एक्सेलरेशन एंड स्पीड व्हाइल प्योरली रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। अब इसमें क्या निकालने वाले हैं? इक्वेशन ऑफ लीनियर वेलोसिटी एंड लीनियर एक्सेलरेशन। इसके इक्वेशंस मेनली यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये ऑब्जेक्ट, ये इंक्लाइंड प्लेन दिखाई दे रहा है, आप करके देखो, ये भी कर सकते हो। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, तो सपोज ये कैसा ऑब्जेक्ट है? इट इज़ अ रिजिड ऑब्जेक्ट। पहले तो ये ऑब्जेक्ट कैसा है? द ऑब्जेक्ट इज़ रिजिड ऑब्जेक्ट कंसिडर करना है, ठीक है। और m इज़ द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। m क्या है? इट इज़ मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। r क्या है? r इज़ द रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट,
रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, इट इज़ रोलिंग डाउन, यहाँ से रोल हो रहा है, रोलिंग डाउन इन एन इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग। इसको कंसिडर करना है, रोलिंग तो हो रहा है बट विदाउट स्लिपिंग, यानी प्योरली रोलिंग मोशन कर रहा है विदाउट स्लीपिंग। ठीक है, और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ये इंक्लाइंड सरफेस है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। थीटा इज नोन एज एंगल बिटवीन द और इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन, इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन विथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, प्लेन विथ हॉरिजॉन्टल, शॉर्टली लिखती हूँ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, तो ये समझ में आया क्या। अब ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है यहाँ से और रोलिंग के लिए, रोलिंग डाउन, तो ये जो है यहाँ पे उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू कौन सी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग, के ऑफ रोलिंग। समझ में आया। तो अगर इनिशियली यहाँ से ऑब्जेक्ट रोल होने के लिए स्टार्ट होता है तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है किस में, काइनेटिक एनर्जी, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, अब डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड डिस्टेंस बिटवीन दिस इंक्लाइंड प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस इज h इज इक्वल टू s इंटू साइन थीटा। ये कैसे आया ये बताती हूँ। और s क्या है, दिस इज द इनिशियल पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द फाइनल पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। आपको दिखाई दे रहा है s क्या है, फिर s इज द लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल्ड अलोंग द प्लेन। ये जो है s क्या है, इट इज़ नोन एज लीनियर डिस्टेंस, s इज़ लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल्ड अलोंग प्लेन। तो h इज इक्वल टू s इंटू साइन थीटा कैसे निकाला है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ साइन थीटा की वैल्यू, डायग्राम में देखो साइन थीटा इट इज़ इक्वल टू क्या आएगा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो h अपॉन s। सो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, h इज इक्वल टू s इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो इसलिए h इज इक्वल टू s इंटू साइन थीटा आया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। तो ये अगर अब सपोज करो कि नाउ बॉडी स्टार्ट्स रोलिंग फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन पे है और नाउ इट स्टार्ट्स रोलिंग। ठीक है, तो सपोज v इज इट्स स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, इट कम्स डाउन थ्रू अ वर्टिकल डिस्टेंस h से वो नीचे आ रहा है, वर्टिकल डिस्टेंस उसका कितना है, h है, यानी ऊपर कितने डिस्टेंस पे था, तो सरफेस से h डिस्टेंस पे है और वो नीचे आ रहा है। ठीक है, तो अब इट परफॉर्म्स टू टाइप रोलिंग हो रहा है, मीन्स इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ मोशन, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। तो इसको यहाँ पे लिखती हूँ अभी, इट इज़ द ई जो है टोटल एनर्जी ई, इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ ई ट्रांसलेशनल प्लस ई रोटेशनल, ई ट्रांसलेशनल प्लस ई रोटेशनल, इट इज़ इक्वल टू हाफ mv² प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वेयर। ओके, तो अब यहाँ पे हाफ mv² ये सॉल्व किया है आपने और आंसर क्या आता है, 1 + k² अपॉन r²। ये लास्ट अपना टॉपिक में ये सॉल्व किया है टोटल एनर्जी का, E इज इक्वल टू हाफ mv² इंटू ब्रैकेट 1 + k² अपॉन r²। और अभी जो टोटल एनर्जी है वो कैसे रहती है, E कैसी रहती है, आपने देखा है स्टार्टिंगली कि इट परफॉर्म्स द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग। यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे कन्वर्ट हो रही है, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग। ठीक है, तो ये इक्वेशन अभी लिखेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग। तो E क्या होगा, हेंस E इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इट इज़ गिवन बाय mgh। ठीक है, तो E की वैल्यू क्या है, हाफ mv² अप इंटू 1 + k² बाय r², और इट इज़ इक्वल टू mgh।
एच, तो क्या मिलता है आपको, ये इट इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम एम कैंसल, ये एम ऐसा ही है, एम एम कैंसल, एम कैपिटल लिखना था, एम एम कैंसल हो गए यहाँ पे, एम वी गेट ट्वाइस, ये बन गया ट्वाइस जी एच अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया वी स्क्वायर की वैल्यू। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वी, सो वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस जी एच इंटू ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। दिस इज द ये इक्वेशन ऑफ लीनियर स्पीड, ठीक है, समझ में आया, ये यहाँ तक हो गया। अब लीनियर डिस्टेंस कितना है, लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल्ड अलोंग द प्लेन इट इज़ इक्वल टू एस इज इक्वल टू कितना निकाला है, एच अपॉन साइन थीटा, क्योंकि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा था एच इज इक्वल टू एस इंटू साइन थीटा था, तो एस की वैल्यू क्या हो गई, एच अपॉन साइन थीटा। तो अब ये डिस्टेंस अगर ट्रैवल कर रहा है तो लीनियर वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। टू ट्रैवल दिस डिस्टेंस लीनियर वेलोसिटी कैसी इंक्रीज होगी, लीनियर वेलोसिटी इंक्रीज होगी फ्रॉम 0 टू v तक, ठीक है। तो अगर a कौन है, एक्सीलरेशन कैसा, लीनियर एक्सीलरेशन, a इज़ लीनियर एक्सीलरेशन है, तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन पर से आप लिख सकते हो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए एस। अब v की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, ये निकाली है तो वो सब्सटीट्यूट करो, v और s की वैल्यू भी सब्सटीट्यूट करो। s की वैल्यू क्या है, h अपॉन साइन थीटा, सो वी गेट v स्क्वायर क्या आएगा, ट्वाइस जी एच अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी इज 0, इट इज़ इक्वल टू ट्वाइस a इंटू एच अपॉन साइन थीटा। सो वी गेट a इज इक्वल टू, ये 2 कैंसिल हो जाएगा और वी गेट g साइन थीटा, g a की वैल्यू निकालनी है, ये साइन थीटा, g साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लीनियर एक्सीलरेशन अलोंग द प्लेन, ठीक है, समझ में आया। दोनों इक्वेशन कैसे निकाले, v की इक्वेशन लीनियर स्पीड भी निकाला और लीनियर एक्सेलरेशन भी निकाला। ये इंपॉर्टेंट है, v की वैल्यू है, ये स्टार्ट किया था कि e इज इक्वल टू ई ट्रांसलेशनल प्लस ई रोटेशनल, तो ये आपको इक्वेशन मालूम है, इट इज़ इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर इंटू ब्रैकेट 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और अभी देखा था कि रोलिंग के टाइम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो पी इज इक्वल टू एम जी एच, इट इज़ इक्वल टू ई, इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। दोनों की वैल्यू निकाल के सब्सटीट्यूट करके क्या वैल्यू निकाली है, v की वैल्यू निकाली है, ठीक है। फिर लीनियर डिस्टेंस है s इज इक्वल टू एच अपॉन साइन थीटा, तो a है लीनियर एक्सेलरेशन, तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए एस, इसको लिखा। उसके बाद में दोनों की v और s की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके वी गेट a इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज़ द लीनियर एक्सीलरेशन, ठीक है। तो ये दोनों भी इम्पोर्टेंट इक्वेशंस है, आप इसको लिख के देखिए और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर बार बार करिएगा, ठीक है। तो अब थोड़े से 1-2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं जो कि आपको काम में आएंगे कभी भी MCQ में या प्रॉब्लम सॉल्व करते समय, ठीक है। तो अगर जो प्योर स्लाइडिंग चाहिए, प्योर रोलिंग मोशन चाहिए विदाउट स्लाइडिंग, तो एक्सेलरेशन कैसा रहता है वो देखेंगे। कि देखो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, अगर आपको प्योर रोलिंग मोशन चाहिए, प्योर रोलिंग बट विदाउट स्लाइडिंग, प्योर रोलिंग है ना, विदाउट स्लाइडिंग है ना, प्योर रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग, विदाउट फ्रिक्शन भी बोल सकते हो, विदाउट फ्रिक्शन, देन एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या चाहिए, एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू जी साइन थीटा, यानी 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू 1 चाहिए,
ठीक है। और अब v की वैल्यू कैसे चाहिए, अंडर रूट ऑफ ट्वाइस जी एच। दोनों के इक्वेशन आप देखो, उसमें के जो नीचे का पार्ट है 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, उसकी वैल्यू 1 चाहिए, ठीक है। और प्योर रोलिंग मोशन में ड्यूरिंग, सॉरी ये प्योर स्लाइडिंग है, प्योर स्लाइडिंग मोशन में है, और प्योर स्लाइडिंग मोशन में विदाउट फ्रिक्शन दिख रहे हैं, प्योर स्लाइडिंग विदाउट फ्रिक्शन। एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू जी साइन थीटा है, और v की वैल्यू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस जी एच है। और ड्यूरिंग प्योर रोलिंग अगर आपने कंसिडर किया, प्योर रोलिंग अगर कंसिडर कर रहे हो तो a की वैल्यू क्या आएगी, जी साइन थीटा, अभी आपने निकाला ना वही, वो प्योर रोलिंग का है, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। एंड v की वैल्यू क्या आएगी, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ट्वाइस जी एच अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, अभी जो निकाला वही, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फैक्टर है 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये इफेक्ट दे रहा है, दिस इज़ इफेक्टिव, ठीक है। बट यहाँ पे वो फैक्टर नहीं है। अगर प्योर स्लाइडिंग चाहिए विदाउट रोलिंग, विदाउट फ्रिक्शन, तो एक्सेलरेशन a की वैल्यू क्या है, उसमें ये 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये आपको टर्म दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। a की वैल्यू जी साइन थीटा और v की वैल्यू अंडर रूट ऑफ जी एच, ठीक है। ये याद रखिएगा कि इसमें जो प्योर रोलिंग में कौन सा टर्म इफेक्टिव रहता है, तो 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ये इफेक्टिव रहता है, ठीक है। ये समझ में आया। अब अलग अलग के लिए ये आइडिया आपको बताती हूँ कि अगर रोलिंग ऑब्जेक्ट का एक्सप्रेशन है तो और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है अगर इन द फॉर्म है n इंटू एम आर स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्म में अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो जो n है ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू रहती है, न्यूमेरिकल वैल्यू रहती है, n इज़ नोन एज न्यूमेरिकल वैल्यू है। और इट गिव्स द वैल्यू ऑफ, ये n क्या देता है, वैल्यू ऑफ के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू देगा। तो कैसे, तो एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर कंसिडर कर रहे हो, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर इसको कंसिडर कर रहे हो, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर में I की वैल्यू क्या है, I इज इक्वल टू 2/5 एम आर स्क्वायर है, और इट इज़ इक्वल टू एम के स्क्वायर, ये सब हुआ है अपना। तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, फ्रॉम दिस इक्वेशन के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5। जो मैंने बोला था कि यानी सिंपली अब इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर का आपको अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम हो गया कि I इज इक्वल टू 2/5 एम आर स्क्वायर है, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 2/5, डायरेक्ट आप बोल सकते हो। ये क्या है, n है, इसलिए ये जनरल फॉर्मूला आप याद रखो, n जो रहेगा वही किसकी वैल्यू रहेगी, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो वैसे ही अगर आपने यहाँ पे एक रिंग ली, सपोज वी कंसिडर अ यूनिफॉर्म रिंग, और सादी रिंग ली, एक रिंग कंसिडर किया है, और सपोज हॉलो स्फीयर कंसिडर किया है, हॉलो स्फीयर को कंसिडर करें तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या आएगी, mi इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर रहता है, एम आर स्क्वायर। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 1 है, तो वी गेट के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1। डायरेक्ट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया की तरफ देखकर ही के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है यानी 1 है, ठीक है। तो वैसे ही अगर यूनिफॉर्म डिस्क कंसिडर करते हो तो यूनिफॉर्म डिस्क का यूनिफॉर्म ये हो गया, यूनिफॉर्म डिस्क के लिए अब क्या होगा, यूनिफॉर्म डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, I इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर, ठीक है। यूनिफॉर्म डिस्क और सॉलिड स्फीयर भी दोनों के लिए भी एक ही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सॉलिड स्फीयर अगर कंसिडर करते हो तो इसकी तरफ देखकर ही आपको पता चलेगा कि के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, इट इज़ इक्वल टू हाफ। वैसे थिन वॉल्ड हॉलो स्फीयर आपने अगर लिया, हॉलो स्फीयर अगर आपने लिया तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता है I इज इक्वल टू 2/3 एम आर स्क्वायर।
सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, इट इज़ 2/3। तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3। इसलिए ये जनरल इक्वेशन आप याद रखिएगा, n इंटू ये जो मैंने दिया था एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये n क्या दिखाए, n क्या देगा, वैल्यू ऑफ के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये समझ में आया। अब रोलिंग में रेशो कैसा रहता है वो देखेंगे कि अगर रोलिंग हो रहा है तो रेशो कैसा रहेगा, ये समझ में आया। तो ये इम्पोर्टेंट था। अब रोलिंग अगर हो रहा है तो रेशो कैसा रहेगा, व्हाइल रोलिंग द रेशो इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज 2, ये रेशो लिख रहे हैं के स्क्वायर बाय, यानी आप लिख सकते हो रोटेशनल, सॉरी पहले लिखते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज टू टोटल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 1, रोटेशनल में कितना फैक्टर आता है, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और टोटल में कितना आता है 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखो, इसके ऊपर अपना एक्सरसाइज में फर्स्ट MCQ है, ठीक है। तो अब हॉलो स्फीयर के लिए निकालेंगे। अगर फॉर हॉलो स्फीयर ये रेशो आपको निकालना है, ऐसे आपका MCQ है फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट नंबर का, ठीक है। फॉर अ हॉलो स्फीयर, अगर हॉलो स्फीयर है तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I इज इक्वल टू 2/3 mr स्क्वायर रहता है, ठीक है। तो उसके ऊपर से के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू क्या रहती है, इट इज़ इक्वल टू 2/3। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, अब अपना रेशो लिखती हूँ मैं फिर से, के ई इज़ टू रोटेशनल, के ई इज़ टू टोटल के काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये ट्रांसलेशनल 1, रोटेशनल क्या आएगी अभी 2/3, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर है ना, सेकंड है के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या है 2/3, और थर्ड क्या है 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, यानी 1 प्लस 2/3। अगर इसको सॉल्व करते हो तो वी गेट, ये आएगा 1:2/3 इज़ 5/3। अब 3 से मल्टीप्लाई करो, वी गेट इट इज़ इक्वल टू 3:2:5। समझ में आया कैसे कैलकुलेट करना, इस प्रकार से कैलकुलेट करना है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट ये बात आप ध्यान रखो कि जब 100% रोलिंग मोशन होता है, 100% क्या होता है रोलिंग, तो ऐसा बोलते हैं, तो इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशन आपने देखा है। तो उसमें से 60% जो है, 60% क्या होता है ट्रांसलेशनल मोशन होता है, 60% ट्रांसलेशनल मोशन होता है, प्लस 40% क्या होता है, इट इज़ रोटेशनल मोशन होता है। 40% क्या होता है रोटेशनल मोशन, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट था। आप इसको एक बार लिख के देखो, यानी आपको भी समझ में आएगा, ठीक है, ओके। उसके बाद में यहाँ पे अपना लेसन पूरा फिनिश हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। मैंने एक एक करके एक भी पॉइंट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि छोड़ा है, सभी पॉइंट्स मैंने इंक्लूडिंग एग्जांपल्स मैंने लिए हैं। तो अब आपको बुक में कुछ टेबल्स दिखाई देंगे, वो मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। फर्स्ट टेबल है एनालोगस क्वांटिटीज़ बिटवीन ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। ये सब हुआ है, फिर से एक बार ये टेबल दिया है तो आपको लगेगा लिया नहीं, इसलिए मैं फटाफट उसको ले लेती हूँ। लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर डिस्प्लेसमेंट ट्रांसलेशनल मोशन में ऐसे दिखाया जाता है, उसको ही रोटेशनल में क्या बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और इट इज़ डिनोटेड बाय थीटा। और व्हाट इज रिलेशन बिटवीन एस एंड थीटा, तो इट इज़ इक्वल टू एस इज इक्वल टू थीटा इंटू थीटा क्रॉस आर, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी, ट्रांसलेशनल में वेलोसिटी को लीनियर वेलोसिटी कहते हैं, इट इज़ v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। वही रोटेशनल मोशन में उसको एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। और व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है। ट्रांसलेशनल मोशन में एक्सेलरेशन को लीनियर एक्सेलरेशन बोलते हैं, उसका इक्वेशन है a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। रोटेशनल मोशन में उसको एंगुलर एक्सेलरेशन कहेंगे, इट इज़ अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, और रिलेशन क्या है अल्फा इज इक्वल टू a क्रॉस आर।
ठीक है। और ट्रांसलेशनल में मास को मास और इनर्शिया डिनोटेड बाय एम, रोटेशनल में उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और रोटेशनल इनर्शिया इट इज़ डिनोटेड बाय आई इज इक्वल टू अंडर कैसा है इंटीग्रल आर स्क्वायर डी एम, और इट इज़ समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर। ठीक है, तो ट्रांसलेशनल मोशन में लीनियर मोमेंटम बोलते हैं, और इट इज़ पी इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज़ पी इज इक्वल टू एम वी। वही रोटेशनल मोशन में उसको एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, और उसका एक्सप्रेशन है एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, और दोनों में रिलेशन लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम में रिलेशन है एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। ठीक है, फोर्स, अब फोर्स के रिलेशन है फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी है। ठीक है, तो टॉर्क क्या है, टॉ इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी, और टॉ क्या है, आर क्रॉस एफ, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड फोर्स। ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन में वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस, और रोटेशनल मोशन में वर्क है डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉ डॉट थीटा, ये रहता है, और दोनों में कुछ रिलेशन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नहीं है यानी है नहीं है। ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन में पावर इज डिनोटेड बाय एफ डॉट वी, रोटेशनल में उसको दिखाते हैं टॉ डॉट ओमेगा। ठीक है, टॉ डॉट ओमेगा, समझ में आया। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एनालॉगस क्वांटिटीज बिटवीन ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। ये सब हुआ है, अपना पूरा लेसन होते होते ही ये सब मैंने क्लियर कर दिया था, इसलिए ये सेपरेटली टेबल लेने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी लिया। अब काइनेमेटिकल इक्वेशंस भी एक बार, ये इसका भी टेबल है, देखो ये ट्रांसलेशनल मोशन में v इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2 लेते हैं, रोटेशनल मोशन में v इज रिप्लेस बाय एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0, यू है इनिशियल वेलोसिटी ट्रांसलेशनल में, तो रोटेशनल में क्या होती है, ओमेगा 0 होती है। ठीक है, बाय 2, और यहाँ पे v a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, यानी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी रहता है। u क्या आएगा फिर यहाँ पे ओमेगा 0, और v इज रिप्लेस बाय ओमेगा, ए टी इज रिप्लेस बाय, क्योंकि a ट्रांसलेशनल में रहता है, रोटेशनल में अल्फा रहता है। ठीक है, वैसे ही अब यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अगर लिया तो u की जगह ओमेगा 0 टी प्लस अल्फा टी स्क्वायर, दिस इज द, और s is replaced by theta, linear displacement is replaced by angular displacement. Then last equation v square is equal to u square plus twice as, तो v square की जगह ओमेगा स्क्वायर, u square के जगह ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a is replaced by alpha and s is replaced by theta, तो इट बिकम्स ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा थीटा। तो 3 इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा है। फर्स्ट इक्वेशन है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन है ओमेगा ये थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 0 टी प्लस अल्फा टी स्क्वायर, दिस इज सेकंड इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा थीटा। ठीक है, समझ में आया। तो इसके बाद में सबके सब अलग अलग ऑब्जेक्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है और उसका एक्सिस कैसे रहता है, ये एक्चुअली फाइंड आउट करने के लिए रहता है, बट आपके बुक में इसको फाइंड करके नहीं दिया है, सिर्फ डायरेक्टली वैल्यू दी है। अगर एमसीक्यू के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इसको फाइंड करना बहुत ज़रूरी है, आप इसको करके देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ईजी भी है वैसे। तो सिर्फ याद रखना है कि देखो दोनों जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये दोनों अप्लाई करके ही ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो आज सिर्फ आपके स्टेट बोर्ड के लिए इसका प्रूफ नहीं है, सिर्फ ये आपको याद रखना है टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। तो एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। ऑब्जेक्ट है थिन रिंग और हॉलो सिलेंडर, उसका एक्सिस कैसा है, सेंट्रल है, दिख रहा होगा आपका डायग्राम में, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। सेकेंड, थिन रिंग अगर आपने ली तो उसका एक्सिस कैसा है, डायमीटर इज एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो आई कैसा रहेगा, हाफ एम आर 1/2 एम आर स्क्वायर। ठीक है, ये सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लर्न कर लो। एन्युलर रिंग और थिक वॉल्ड हॉलो सिलेंडर अगर है तो उसका एक्सिस कैसा है, सेंट्रली एक्सिस है, और आई की वैल्यू क्या है, आई इज इक्वल टू हाफ एम इंटू ब्रैकेट R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर। दो रेडियस आपको दिखाई दे रही होगी अंदर की, एक इनर और एक आउटर। ठीक है, इनर वाली R1 है, आउटर वाली R2 है। ठीक है, ये समझ में आया। तो इसको लर्न करना है एक एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया को,
सबकी वैल्यूज़ लर्न कर लो। यूनिफॉर्म डिस्क और सॉलिड सिलेंडर है, सेंट्रल एक्सिस सेंट्रल है, आई इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वेयर है। ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्क है, एक्सिस डायमीटर है, आई इज इक्वल टू हाफ एम आर 1/4 एम आर स्क्वेयर है। ठीक है, थिन वॉल्ड और हॉलो स्पीयर है, एक्सिस सेंट्रल है, आई की वैल्यू है 2/3 एम आर स्क्वेयर है। यहाँ पे दिख रहा है डायग्राम में। सॉलिड स्पीयर कंसिडर करते हो, एक्सिस सेंट्रल है और आई की वैल्यू है 2/5 एम आर स्क्वेयर। यूनिफॉर्म सिमेट्रिक स्पेरिकल शेल अगर लेते हो, ये शेल है, दिख रहा होगा डायग्राम में, सेंट्रल एक्सिस है, एक्सिस के साथ सेंट्रल है, आई की वैल्यू देखो, फिर भी यहाँ पे इनर रेडियस आउटर रेडियस आपको दिखाई दे रही है। आई इज इक्वल टू 2/5 एम इंटू R2 रेस्ट टू द पावर 5 माइनस R1 रेस्ट टू द पावर 5 अपॉन R2 रेस्ट टू द पावर 3 माइनस R1 रेस्ट टू द पावर 3। ठीक है, थिन यूनिफॉर्म रॉड और रेक्टेंगुलर प्लेट है, तो एक्सिस कैसा है, दिखाई दे रहा है, ये रेक्टेंगुलर प्लेट है और रॉड लो। ठीक है, इट इज़ परपेंडिकुलर टू द लेंथ एंड पासिंग थ्रू द सेंटर, ये सेंटर है यहाँ पे, परपेंडिकुलर टू द लेंथ है। आई की वैल्यू क्या आएगी 1/12 ml स्क्वेयर। ठीक है, तो थिन यूनिफॉर्म रॉड और रेक्टेंगुलर प्लेट अगर ली है, प्लेट अगर अभी लिया है, तो परपेंडिकुलर टू लेंथ एंड अबाउट वन एंड ऐसी रहती है, उसका एक्सिस ऐसा है, परपेंडिकुलर लेंथ को परपेंडिकुलर है और एक एंड की तरफ है, एक्सिस एंड को है। ठीक है, आई इज इक्वल टू उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, आई इज इक्वल टू 1/3 एम आर स्क्वेयर। वैसे ही अगर यूनिफॉर्म प्लेट लेते हो और रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड लेते हो, तो उसका एक्सिस कैसे है, ये रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइपेड आप दिख रहे हो और यूनिफॉर्म प्लेट है, तो उसका एक्सिस है सेंट्रल। आई इज इक्वल टू 1/12 एम इंटू एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, लेंथ इंटू ब्रेड भी इंक्लूड होती है। ठीक है, अब यूनिफॉर्म सॉलिड राइट सर्कुलर कोन आपको दिख रहा है, यूनिफॉर्म सॉलिड राइट सर्कुलर कोन, उसका एक्सिस लेना है सेंट्रल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन सेंट्रल एक्सिस, ऐसा बोलेंगे। आई इज इक्वल टू 3/10 एम आर स्क्वेयर। ठीक है, अब लास्ट है यूनिफॉर्म हॉलो राइट सर्कुलर कोन, उसका एक्सिस लेना है सेंट्रल और आई की वैल्यू है हाफ एम आर स्क्वेयर। ठीक है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है कुछ ऑब्जेक्ट का। ठीक है, इसको आप राइट करके देखो, निकाल के भी देख सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आज अपना पूरा लेसन कंप्लीट हो जाता है और फिर अभी सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज मेरे अगले वीडियो में, दैट इज़ जो पार्ट 10 में आप देखोगे एक्सरसाइज, उसमें के जो न्यूमेरिकल्स है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो और एमसीक्यूज़ है उसको सॉल्व करेंगे। तो अगले वीडियो में एक्सरसाइज के साथ फिर से मिलेंगे। अभी जो 1 to 9 ये जो मेरी वीडियो है, आप फिर से एक बार देखो, आप उसको पूरा लेसन रीड करो, उसको राइट करके देखो और फिर एक्सरसाइज आपको बहुत बहुत इजी जाएगी। अगर क्योंकि सब एप्लीकेशन है पूरा लेसन का, तो इसलिए आप लेसन एक्सरसाइज देखना है तो पहले वो पूरा लेसन आप देखो, रीड करो और फिर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे मेरे पार्ट 10 वाले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करो, इंटरेस्ट से पढ़ाई करो, 12th का ईयर है, इंटरेस्ट से पढ़ाई करो, राइटिंग प्रैक्टिस ज़्यादा करो और मेरे साथ बने रहो। मैं आपका ये पूरा पोर्शन कंप्लीट करके देती हूँ और एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे विद न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो ओके, आज के लिए इतना ही। आपने ये देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए गुड डे।